कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की हिम्मत इंसान को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे सिर्फ एक कमरा नहीं होता। कभी कभी वहां एक ऐसा राज छुपा होता है जो इंसान की पूरी जिंदगी निकल सकता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। चारों तरफ जंगली घास, सूखे पेड़ और टूटती हुई दीवारें। गांव वाले कहते थे इस हवेली में एक कमरा है, तीसरा कमरा। उस कमरे का दरवाजा सालों से बंद था। कहानी थी कि जो भी उस कमरे में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लोगों ने कोशिश की थी दरवाजा खोलने की, लेकिन अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत की चीख, कभी बच्चों के रोने की आवाज, कभी किसी के जोर से दरवाजे को खटखटाने की ध्वनि। धीरे धीरे गांव वालों ने उस हवेली से दूरी बना ली। दिन में भी वहां से गुजरते हुए लोग सिर झुकाकर तेज कदमों से निकल जाते। रात में वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। गांव में 5 दोस्तों का एक ग्रुप था। राजीव, अजय, रोहित, सीमा और पूजा। सबकी उम्र लगभग 22 से 24 साल। ये लोग हमेशा रोमांच ढूंढते रहते थे। एक दिन गांव के चौपाल पर बैठे बैठे बात निकली हवेली की। अजय बोला, अरे ये सब बकवास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। रोहित ने कहा, अगर सच में कुछ नहीं है तो फिर गांव वाले क्यों डरते हैं? राजीव, जो ग्रुप का सबसे बहादुर माना जाता था, मुस्कुराते हुए बोला, चाहो तो मैं साबित कर दूं। आज रात मैं उस हवेली में रुकूंगा, तीसरे कमरे में। सब चौंक गए। सीमा और पूजा डर गई। पागल हो गए हो क्या? वहां जाने वाला वापस नहीं आया। अजय ने हंसते हुए कहा, अगर तू सच में ये कर गया तो हम सब मिलकर तुझे 10,000 देंगे। राजीव ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात के लगभग 11:30। आसमान पर बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली चमक। पांचों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चले। रास्ता सुनसान था। झींगुरों की आवाजें और कभी कभी उल्लू की हू सुनाई देती। हवेली के पास पहुंचते ही सबके कदम अपने आप धीमे हो गए। टूटा हुआ फाटक, जंग लगे कुंडे और हवेली के अंदर गहरी अंधेरी। सीमा ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राजीव डटा रहा। उसने कहा, तुम लोग बाहर रुक जाओ, मैं अंदर जाकर साबित कर दूंगा। हवेली का दरवाजा जब खोला गया तो जोर की छर्र छर्र की आवाज हुई। अंदर धूल मिट्टी से ढकी चीजें, टूटी फूटी कुर्सियां और दीवारों पर मकड़ी के जाले। जैसे जैसे राजीव अंदर बढ़ा, हवेली की ठंडक और बढ़ती गई। हर कदम पर ऐसा लगता मानो कोई पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं। तीसरे कमरे का दरवाजा सामने था। उस पर पुराने खून के धब्बे जैसे निशान। लकड़ी सड़ी हुई थी, लेकिन दरवाजा फिर भी बंद। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा धक्का मारा। दरवाजा चीखती हुई आवाज के साथ खुल गया। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। राजीव ने मोमबत्ती जलाई। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। कहीं इंसानों के कटे हुए हाथों के निशान, कहीं लाल रंग से बने गोल गोल घेरे। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ बड़ा आईना रखा था। आईने पर दरारें थीं, लेकिन फिर भी उसमें हल्की परछाई दिख रही थी। राजीव मोमबत्ती लेकर आईने के सामने गया। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन कुछ ही देर में आईना उसकी असली तस्वीर नहीं दिखा रहा था। उसके चेहरे की जगह एक औरत का चेहरा दिख रहा था। काला चेहरा, खाली आंखें और लंबे बाल। राजीव सन्न रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो औरत साफ खड़ी थी। अचानक आईने में औरत मुस्कुराई। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और आईने से बाहर निकलने लगी। राजीव डर से कांप उठा। वो दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर खड़े उसके दोस्त दरवाजा पीटने लगे, राजीव दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से सिर्फ राजीव की चीख सुनाई दी। कमरे के अंदर मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। राजीव को लगा जैसे सैकड़ों हाथ उसे पकड़कर नीचे खींच रहे हों। वो चिल्लाता रहा, बचाओ, कोई है तो दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर खड़े दोस्त अचानक जमीन पर गिर गए, जैसे किसी ने उनकी चेतना खींच ली हो। सब बेहोश हो गए। जब सूरज निकला तो गांव वाले हवेली के बाहर जमा हो गए। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर तीसरा कमरा बिल्कुल खाली था। ना मोमबत्ती, ना राजीव। आईना वहीं पड़ा था, लेकिन अब उसमें सिर्फ धुंधली सी छवि दिख रही थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो
आईने में राजीव का चेहरा नजर आता था। वो लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। गांव वालों ने हवेली को पूरी तरह बंद कर दिया। लोग कहते हैं, अगर आधी रात को कोई उस आईने के सामने खड़ा हो तो राजीव की चीखें अब भी सुनाई देती हैं, और अगर उस समय आप उसकी आंखों में देख लो तो आपकी परछाई हमेशा के लिए गायब हो जाती है। कभी उस हवेली के तीसरे कमरे के पास मत जाना, क्योंकि वहां सिर्फ एक बंद दरवाजा नहीं है, वहां एक ऐसी दुनिया है जहां से लौटकर कोई कभी वापस नहीं आता। कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं बने, कुछ रास्ते उन आत्माओं के लिए भी होते हैं जो अधूरी कहानियों में फंसी रहती हैं। और आज की कहानी ऐसे ही एक रास्ते से शुरू होती है, एक ट्रेन जो आधी रात के बाद दिखाई देती है। कहते हैं ये ट्रेन सिर्फ उन्हीं को नजर आती है जिन्हें मौत बुलाती है। रात के 12 बजे घने जंगलों के बीच से गुजरती एक पैसेंजर ट्रेन। धुंध इतनी गहरी कि खिड़की से बाहर कुछ भी नजर नहीं आता। डिब्बे में सिर्फ कुछ लोग, कोई सो रहा है, कोई अपने ख्यालों में खोया हुआ, और एक व्यक्ति जो इस रात को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी मानने वाला है। उसका नाम है राहुल। राहुल एक फोटोग्राफर है। रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना उसका शौक और पेशा भी। आज वह एक नए असाइनमेंट के लिए सफर कर रहा है, पर उसे अंदाजा नहीं कि ये सफर उसे जिंदा लौटने देगा या नहीं। राहुल खिड़की के पास बैठा कैमरे को देख रहा था, पर खिड़की के बाहर उसे जो दिखा उसने उसके दिल की धड़कन रोक दी। धुंध के बीच एक अजीब सी परछाई ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। राहुल ने खिड़की से नजरें हटाई और गहरी सांस ली। उसने सोचा शायद धुंध और थकान की वजह से वहम हो गया, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। तभी एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो, मत सोना, इस सफर में मत सोना। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। डिब्बे में केवल कुछ लोग थे, एक बुजुर्ग, 2 यात्री और एक अंधेरी खिड़की में उसका खुद का धुंधला चेहरा। बुजुर्ग व्यक्ति ने अचानक कहा, बेटा खिड़की से बाहर मत देखना और सोना मत। इस रास्ते में जो सो गया वो कभी नहीं जागा। राहुल ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बुजुर्ग बस मुस्कुरा दिए, एक अजीब खाली मुस्कान, और आंखें बंद कर ली। राहुल ने सोचा शायद ये कोई मजाक है, लेकिन उसका डर गहराता जा रहा था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी, खिड़की के बाहर धुंध और गहरी हो गई। तभी राहुल को लगा जैसे कोई उसके बगल में बैठा हो, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। उसने कैमरा उठाकर खिड़की की तरफ तस्वीर ली। कैमरे की स्क्रीन पर जो उभरा वो सिर्फ धुंध नहीं था। तस्वीर में एक धुंधली आकृति और उसकी आंखें सीधे राहुल को देख रही थी। रात के करीब 1 बज चुके थे। राहुल की आंखें अभी भी कैमरे की स्क्रीन पर टिकी थी। धुंधली आकृति की वो नजरें मानो सीधे उसकी रूह तक उतर गई हों। तभी ट्रेन ने अचानक जोर का झटका खाया और धीमी होने लगी। अंधेरे में स्टेशन के लैंप पोस्ट एक एक कर जलने लगे, लेकिन ये स्टेशन अजीब था, इतना सुनसान, मानो बरसों से यहाँ कोई आया ही ना हो। टूटी फूटी इमारतें, जंग लगे बोर्ड और धुंध से ढका नाम। राहुल ने देखा बोर्ड पर कुछ लिखा है, पर अक्षर ऐसे मिटे हुए थे कि पढ़े नहीं जा रहे। ट्रेन पूरी तरह रुक गई। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई इंसान नहीं, बस चारों तरफ घनी धुंध और सन्नाटा। राहुल ने बाकी यात्रियों को देखा, वे भी सहमे हुए थे, लेकिन एक अजीब बात हुई। राहुल ने देखा डिब्बे में अचानक यात्री ज्यादा हो गए थे। जहां पहले 4 लोग थे, अब 10 बैठे थे, और वे सभी चुपचाप राहुल को घूर रहे थे। राहुल ने डरते डरते बुजुर्ग यात्री से पूछा, ये लोग कब चढ़े? ट्रेन तो कहीं रुकी भी नहीं थी। बुजुर्ग ने धीरे से फुसफुसाया, ये लोग यात्री नहीं है बेटा, ये वो हैं जो इस स्टेशन से कभी नहीं लौटे। राहुल का गला सूख गया। उसने फिर से डिब्बे में बैठे यात्रियों को देखा। अब उनकी शक्लें और भी साफ नजर आने लगी। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चेहरे पर कोई भाव नहीं, और सबसे डरावनी बात, उनके पैर उल्टे थे। अंधेरे में डिब्बा पूरी तरह ठंडा हो गया। राहुल की सांसें तेज हो गई। तभी एक ठंडी उंगलियों का एहसास उसके कंधे पर हुआ। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जब कैमरे के लेंस से देखा तो उसने देखा 10 से ज्यादा परछाइयां उसके चारों ओर खड़ी हैं। एक परछाई आगे बढ़ी, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम हमें देख सकते हो, इसका मतलब है कि हमारी कहानी कहने के लिए तुम ही चुने गए हो। हम इस ट्रेन में फंसे हैं बरसों से, क्योंकि हमारी मौत को दुनिया ने कभी सच नहीं माना। बाकी आत्माएं भी धीरे धीरे पास आने लगी। राहुल अब बुरी तरह कांप रहा था, पर कैमरा पकड़े रहा।
क्योंकि वही उसका एकमात्र सहारा था। तभी ट्रेन अचानक अपने आप चलने लगी, पर खिड़की के बाहर अब धुंध नहीं थी। बाहर वही लोग थे जो पटरी के साथ साथ दौड़ रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द था और आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या तुम हमें मुक्त कर सकते हो? राहुल अब पूरी तरह डरा हुआ था, लेकिन जिज्ञासा भी उतनी ही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम लोग आखिर हो कौन और इस ट्रेन में क्यों फंसे हो? तभी एक महिला आत्मा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल ठंडा। उसने कहा, हम यात्री थे, एक सफर पर निकले थे, लेकिन यह सफर कभी पूरा नहीं हुआ। कई साल पहले इसी ट्रेन में आग लग गई थी। सैकड़ों लोग जलकर मर गए, लेकिन खबर दबा दी गई। कहा गया कि ट्रेन में कोई हादसा नहीं हुआ, हमारी लाशें तक नहीं मिली और हमारी आत्माएं यहीं रह गई। राहुल के हाथ कांप रहे थे। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं क्या कर सकता हूं? तभी वही बुजुर्ग आत्मा बोली, हमारी सच्चाई दुनिया तक पहुंचाओ, हमारे अस्तित्व को साबित करो, तभी हमें शांति मिलेगी। राहुल ने चारों ओर देखा। अब आत्माएं उसके बहुत करीब थीं। मानो अगर उसने मदद का वादा न किया तो वही उसका आखिरी सफर होगा। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी कहानी कहूंगा, तुम्हारी तस्वीरें दुनिया को दिखाऊंगा, ताकि सब जाने कि तुम लोग कभी सिर्फ परछाइयां नहीं थे, इंसान थे। राहुल की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द मजबूत थे। उसने कैमरा कसकर पकड़ा और दोहराया, मैं वादा करता हूं, तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचेगी। ये सुनते ही डिब्बे में बैठे सभी आत्माएं धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उनके चेहरे पर राहत की झलक थी, मानो बरसों का इंतजार खत्म हो गया हो। बुजुर्ग आत्मा बोली, याद रखना, सच को दुनिया तक ले जाना आसान नहीं होगा, लेकिन जब तक कोई हमारी तस्वीरों को नहीं देखेगा, हम आजाद नहीं होंगे। राहुल ने सिर हिलाया। कैमरे की लाइट फिर से झपकी और रिकॉर्डिंग अपने आप रुक गई। ट्रेन अब किसी अनजान दिशा में जा रही थी। खिड़की के बाहर एक उजाला नजर आया, मानो सुबह होने वाली हो। आत्माएं एक एक कर धुंध में घुलने लगी। उनके चेहरों पर शांति का भाव था। बस बुजुर्ग आत्मा आखिरी में बोली, सुबह होते ही तुम जागोगे और तभी तय होगा कि तुमने सच में हमारी मदद की या नहीं। अचानक ट्रेन ने एक आखिरी झटका खाया और सब कुछ अंधेरा हो गया। राहुल की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने खुद को उसी ट्रेन के डिब्बे में पाया, लेकिन अब डिब्बा खाली था। चारों तरफ सिर्फ सुबह की हल्की रोशनी और शांत माहौल। उसने सोचा, क्या ये सब सपना था? लेकिन जब उसने कैमरा उठाया, स्क्रीन पर वही तस्वीरें थीं। सफेद कपड़ों में यात्री, उनके फीके चेहरे और उनकी आंखों में उम्मीद। राहुल ट्रेन से उतरा। पास ही एक छोटा स्टेशन था जहां लोग आ जा रहे थे। उसने तुरंत शहर लौटने का फैसला किया। कुछ दिनों में उसने उन तस्वीरों को एक अखबार को भेजा, साथ ही हादसे की असली कहानी भी। कुछ ही दिनों में हेडलाइन बनी, वो ट्रेन जो लौटी नहीं। बरसों पुराना सच सामने आया। गांव वाले उस जगह गए जहां हादसा हुआ था। एक स्मारक बनाया गया उन लोगों के नामों के साथ जो उस हादसे में मारे गए थे। उसी रात राहुल ने सपना देखा, वही आत्माएं, लेकिन इस बार मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई और पीछे सिर्फ एक आवाज रह गई, धन्यवाद हमें आजादी देने के लिए। राहुल ने कैमरा बंद किया और आसमान की तरफ देखा। अब उसे समझ आ चुका था, कुछ सफर मौत के बाद भी खत्म नहीं होते, लेकिन जब सच सामने आ जाए तो आत्माएं भी अपनी मंजिल